आज 3 केसेस हैं और तीनों में शादीशुदा आदमियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में जो कांड हुए हैं ना, तुम भी मेरी तरह बोलोगे कि शादीशुदा लोगों को होता क्या जा रहा है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे 2000 कमेंट चाहिए। हाँ, मैं बेशरम हो गया हूँ लाइक शेयर और कमेंट मांगने में। चुपचाप तुम कमेंट करो, मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। ये दोनों माँ बेटी जिस आदमी के साथ रह रही थी वो हो गया एक्सपोज और पुलिस को एक डायरी से पता चला ये पूरा केस। तो 18 फेब 2020 वेस्ट बंगाल में एक नदी के पास से झाड़ियों में से लोगों ने धुआं निकलते हुए देखा। लोग जब पास गए तो डर गए क्योंकि वहां पर 2 लोगों की बॉडी जल रही थी। सबसे पहले तो नदी से पानी लाकर आग बुझाई गई, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करा गया। अब पुलिस ने नोटिस करा कि बॉडीज को पेट्रोल डालकर जलाया गया और 90% तक बॉडी जल चुकी थी। आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वहां के आसपास की जमीन में ना खोदने के निशान भी थे, जिससे पता चल रहा था कि पहले बॉडीज को गाड़ने का प्लान था, पर सुबह हो गई होगी और प्लान चेंज करके आग लगा दी। अब फोरेंसिक टीम को ना वहां पर कुछ कपड़ों के पीसेस और ज्वेलरी भी मिली। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि दोनों बॉडी ऑब्वियसली फीमेल की थी, लेकिन जब इन्हें जलाया गया तो ये जिंदा थी और इन्हें कोई नशीली दवाई भी खिलाई गई थी। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, सारे पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट करती है, इसके बारे में बताती है, पर अभी तक कहीं भी कोई भी मिसिंग कंप्लेन नहीं लिखवाई गई थी 2 लोगों को लेकर। अब पुलिस को कहीं से पता चल नहीं रहा था कि ये दोनों बॉडीज किसकी हैं। तो पुलिस ने कपड़ों के पीसेस, ज्वेलरी और उन दोनों के फिजिकल डिस्क्रिप्शन के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। उस पोस्ट को लेकर भी बहुत लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, लेकिन वहां से भी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन 20 फेब 2020 को पुलिस को एक कॉल आता है जहां पर एक बंदा बोलता है कि मेरे रिलेटिव में ना एक माँ और बेटी मिसिंग है और मेरा उनसे कुछ दिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और वो माँ बेटी ना सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, लेकिन कुछ दिन से वहां पर भी नहीं दिख रही। अब पुलिस को लग रहा था कि शायद बॉडी इन्हीं की है, तो पुलिस ने उस आदमी से दोनों माँ बेटी की सोशल मीडिया अकाउंट की इंफॉर्मेशन ली और दोनों की बैकग्राउंड हिस्ट्री निकाली। अब सोशल मीडिया से पता चलता है रमा दे के बारे में जो 40 साल की थी और उनकी बेटी रिया दे जो 22 साल की थी। ये बारकपुर में रहती थी, माँ प्रॉपर हाउसवाइफ थी और बेटी कॉलेज जाती थी। ये पढ़ाई में भी अच्छी थी, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी और माँ के साथ बहुत सारी फोटोज पोस्ट करती थी। अब पुलिस ने भी नोटिस करा कि मर्डर से कुछ दिन पहले से ये लोग सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव नहीं थे और वहीं से पुलिस इनके आसपास के एरिया का भी पता लगा लेती है और घर तक पहुंच जाती है। ये लोग रेंट पर रह रहे थे, जबकि रमा दे का मायका यहाँ से बहुत क्लोज था, पर वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर अकेली रहती थी। अब पड़ोसियों से पुलिस को यही सब पता चला, वो भी कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। फिर पुलिस ने रमा और रिया का फोन नंबर लेकर कॉल डिटेल और टावर की लोकेशन निकाली। अब पुलिस को पता चलता है कि माँ बेटी दोनों ही एक नंबर से बहुत ज्यादा ही बात करती थी। जब पुलिस ने उस नंबर की डिटेल निकाली तो वो हल्दिया के कॉन्ट्रैक्टर शेख सद्दाम के नाम पर था और माँ बेटी की लास्ट लोकेशन भी उसी एरिया की थी जहाँ पर सद्दाम रहता था और मर्डर की रात से सद्दाम का भी फोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। अब इसके बाद पुलिस रमा के घर ना दोबारा जाती है ताकि उन्हें कुछ मिल जाए और वहाँ पर रिया की एक पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी लाइफ से रिलेटेड सब कुछ शेयर कर रखा था। उस डायरी से पुलिस को पता चलता है कि 2017-18 में उसकी माँ रमा का डिवोर्स हो चुका था क्योंकि बहुत झगड़े होते थे और इन झगड़ों से तंग आकर वो अपनी बेटी को लेकर बारकपुर में एक रेंटेड फ्लैट में रहने लगी। अभी अकेले अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही थी और ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। और वहीं पर 2018 में उसकी बात शेख सद्दाम से हुई जो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर था। सद्दाम देखने में अच्छा था और कॉन्ट्रैक्टर की वजह से उसके बाद पैसा भी था। अब पहले दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सद्दाम इनके घर भी आने लगा और जब उसने रमा की बेटी रिया को देखा उसे वो भी अच्छी लगी। अब सद्दाम ने पहले रमा से दोस्ती करी, फिर ये लोग रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन किसी को पता नहीं था। सद्दाम रमा के सारे खर्चे उठाता, उसे किसी भी चीज की जरूरत होती वो लाकर दे देता। अब इसी वजह से रमा उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगी थी और वो उसके घर पर काफी आता जाता रहता था। फिर इसका अट्रैक्शन धीरे धीरे रिया की तरफ भी बढ़ा और उससे भी दोस्ती कर ली। अब रिया ने जब देखा कि सद्दाम उसकी माँ का इतना अच्छा दोस्त है और माँ इतना ट्रस्ट करती है तो वो भी बात करने लगी सद्दाम से। ये रिया को भी बहुत सारे गिफ्ट देने लगा, इवन कार तक गिफ्ट कर दी। रिया से घंटों बात करने लगा, टाइम स्पेंड करने लगा और रिया भी सद्दाम को पसंद करने लगी। अब इन दोनों का भी अफेयर स्टार्ट हो गया, लेकिन रिया प्रेशर देने लगी सद्दाम पे कि शादी करो तभी मैं तुम पे ट्रस्ट कर पाऊंगी और सद्दाम ने उसे ट्रस्ट दिलाने के लिए एक दिन रमा को बिना बताए शादी करने का भी डिसीजन ले लिया। अब रिया को तो लग रहा था कि एक रियल कोर्ट मैरिज हो रही है, लेकिन सद्दाम ने इसे एक फेक कोर्ट मैरिज करी। उसे तो लगने लगा कि मैं सद्दाम की लीगली वाइफ बन चुकी हूँ। अब ये चाहता था कि रमा और रिया के ना साथ ही रहे, तो इसने एक फ्लैट भी रेंट पर ले लिया और फिर तीनों वहीं रहने लगे। लेकिन एक शॉकिंग बात ये थी कि रमा और रिया को साथ में रहने के बाद भी नहीं पता चल रहा था कि ये दोनों को डेट कर रहा है। भगवान जाने कैसे पता नहीं चल पा रहा था। अब जब ये लोग हल्दिया में रहने लगे तो रिया को कुछ लोगों से पता चला कि सद्दाम तो ऑलरेडी शादीशुदा है। रिया सद्दाम का फोन चेक करती है और वहां पर सद्दाम की वाइफ और बच्चों की फोटो भी मिल जाती है उसे। इसके बाद वो सद्दाम पर नजर रखने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरे माँ के भी काफी ज्यादा ही क्लोज है, क्योंकि पहले रिया को लगता था कि सद्दाम उसकी माँ का एक अच्छा दोस्त है और बिजनेस पार्टनर है। रिया को लगता था उसकी माँ और सद्दाम साथ में मिलकर कोई काम करते हैं, पर एक दिन वो दोनों को साथ में देख लेती है। फिर ये सद्दाम और अपनी माँ से झगड़ा कर लेती है। फिर इसने अपनी माँ को भी सारी बात बताई कि जिस आदमी पर हम इतना ट्रस्ट कर रहे हैं ये तो ऑलरेडी शादीशुदा और बच्चों वाला है। और रिया को यह भी पता चल जाता है कि सद्दाम ने फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाकर उसे धोखा दिया है। इसके बाद तो वो धमकी देने लगी कि तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स लेकर मुझसे शादी करो वरना तुम्हारी प्राइवेट फोटोज वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगी और फ्रॉड का केस भी कर दूंगी। अब घर में रोज झगड़े हो रहे थे, लेकिन इतना होने के बाद भी रमा सद्दाम को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि घर का सारा खर्चा सद्दाम ही
चला रहा था और इसी वजह से रिया अब अपनी माँ से भी नफरत करने लगी थी। सद्दाम और अपनी माँ दोनों को ही धमकी देने लग गई थी कि अगर इसने मुझसे शादी नहीं करी ना मैं बताऊंगी इसे। इसके बाद इसने दोनों माँ बेटी से माफी मांगी और रिया से बोला कि मैं करूंगा तुमसे शादी और तुम दोनों को एक घर भी नया दूंगा। अब इसके बाद रिया अपनी माँ और सद्दाम के साथ नॉर्मल रहने तो लगी थी, लेकिन उससे बार बार पूछती थी कब दे रहे हो अपनी वाइफ को डिवोर्स, क्या करना है आगे, जिससे सद्दाम को आ रहा था बहुत ही ज्यादा गुस्सा। अब डायरी से पुलिस को ये सब पता चल गया तो वो श्योर थे कि सद्दाम ने ही इन्हें मारा, तो वो उसे ढूंढने में लग गई। पुलिस ने सद्दाम का नंबर ट्रैकिंग में डाल रखा था और जैसे ही फोन एक्टिव हुआ उसकी लोकेशन ट्रेस होने लगी। अब पुलिस को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है और वो उसे घर से जाकर अरेस्ट कर लेते हैं। अब पूछताछ के टाइम तो सद्दाम बोलता है कि हाँ मैं उन दोनों को जानता हूँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है, मुझसे कुछ टाइम पहले मिलने भी आई थी, पर उसके बाद वो वापस कोलकाता चली गई थी। लेकिन फिर पुलिस ने उसको रिया की डायरी दिखाई तो उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया कि हाँ मैंने ही मारा है, वो ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। सद्दाम ने बताया कि उसने ये प्लान अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर बनाया, मंजूर आलम, सुखदेव दास और अमीनुर हुसैन। इन्होंने एक कार की अरेंजमेंट करी और एक जगह डिसाइड करी जहाँ पर माँ बेटी को मारने के बाद गाड़ देंगे। अब सद्दाम ने नया घर दिखाने के बहाने रमा और रिया को एक घर पर बुलाया। वहाँ पर दोनों माँ बेटी की कोल्ड ड्रिंक में हैवी बेहोशी की दवाई मिलाकर कर दिया बेहोश। फिर सद्दाम और उसके दोस्तों ने कार की डिग्गी में डाला और ले गए भाई नदी के पास। अब पहले तो ये लोग गड्ढा खोद रहे थे, लेकिन इन्हें लगा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, सुबह होने वाली है, तो फिर ये लोग कार से पेट्रोल लाए और उन्हें जिंदा। बाकी 5 साल ये केस कोर्ट में चलने के बाद इन चारों को लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा मिली है लास्ट ईयर। ये औरत एक पुलिस वाले के साथ रिलेशनशिप में आई, उसकी बहन की शादी करवाने में मदद भी करी, लेकिन एंड में पता है इसे क्या मिला। तो 18 नवंबर 2021 को जमशेदपुर के टेल्को एरिया के आसपास कुछ लड़के कचरा उठाने आए थे। तो उन्होंने देखा वहाँ तालाब में ना एक प्लास्टिक बैग तैर रहा है, तो ये उसे निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसमें से एक पैर बाहर आ गया। लड़के डर गए, तालाब से बाहर और सबसे पहले लोकल्स को बताया। फिर लोकल लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस ने सबसे पहले बैग को तालाब से निकाला और खोला तो एज एक्सपेक्टेड एक लड़की की बॉडी थी जो बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर आसपास के सभी पुलिस स्टेशन की मिसिंग रिपोर्ट चेक करी जाती है और उन्हें पता चलता है कि बिस्तुपुर पुलिस स्टेशन में 6 दिन पहले एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई थी जिसका नाम था वर्षा पटेल। पुलिस ने वर्षा पटेल के घर वालों को मुर्दा घर बुलाया ताकि वो बॉडी आइडेंटिफाई कर सके। वहाँ वर्षा की बहन जिया पटेल ने बॉडी के कपड़े और अपीयरेंस देखकर कंफर्म किया कि ये वर्षा पटेल ही थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वर्षा का पहले गला और फिर सर दीवार पर लगने की वजह से गहरी चोट आई थी। पुलिस वर्षा की बहन जया को बुलाती है और फिर उससे डिटेल में वर्षा के बारे में पूछती है। तो वर्षा बहुत ही सिंपल लड़की थी। इसके घर में इसकी माँ, इसकी 3 बहनें जिसमें से जया सबसे छोटी बहन थी और जया का हस्बैंड भी वर्षा की फैमिली के साथ ही रहता था। वर्षा हमेशा से जॉब करती थी और अपना और अपने घर वालों का खर्चा निकाल लेती थी, क्योंकि इसके फादर काफी पहले चले गए थे और अब इसकी माँ को लगता था कि इसकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए। अब इस वजह से वर्षा की माँ ने 2017 से उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आता है, विजय मेहता। वर्षा की माँ ने 2017 के एंड में इस लड़के से उसकी शादी करवा दी और इस टाइम वर्षा 24 साल की थी। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे फिर चीजें खराब होने लगी। पर फिर भी वर्षा ने बहुत कोशिश करी कि वो इस शादी को अच्छे से निभाएगी, क्योंकि मायके जाने की तो वो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मायके की फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक बिल्कुल नहीं थी। अब जब बहुत कोशिश करने के बाद वर्षा इस शादी में खुश नहीं रही, उसके रोज झगड़े होने लगे अपने पति के साथ, तो दोनों ने आपस में बैठकर डिसाइड किया कि अब डिवोर्स ले लेना चाहिए और शादी के 2 साल के अंदर डिवोर्स ले भी लिया। लेकिन डिवोर्स के बाद वर्षा मायके नहीं गई, जमशेदपुर में किसी और एरिया में रेंट पर रहने लगी। अब ये वहां पर एज अ ब्यूटिशियन काम करती थी, जिससे अच्छे खासे पैसे कमाने लग गई। अब ये सब सुनने के बाद तो पुलिस का सीधा शक वर्षा के एक्स हस्बैंड पर गया। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया और उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि डिवोर्स के बाद तो मैं एक बार भी कॉन्टेक्ट में नहीं आया उसके, और पुलिस को इसके अगेंस्ट और भी कोई प्रूफ नहीं मिले तो इसे जाने दिया। अब वर्षा जहाँ रेंट पर रहती थी वहां से पुलिस को पता चलता है कि एक बंदे के साथ नॉर्मली घूमती फिरती रहती थी, जिसका नाम था एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह। और धर्मेंद्र का पता लगाने पर पता चलता है कि ये तो कई दिनों से गायब है। लेकिन फिर पुलिस को धर्मेंद्र के पर्सनल ड्राइवर के बारे में पता चलता है जो इसके साथ पूरा दिन रहता था। तो पुलिस सबसे पहले इसे कस्टडी में लेती है और पूछताछ चालू करती है। अब ये बताता है कि वर्षा सबसे पहले किसी काम के चक्कर में पुलिस स्टेशन आई थी और वहीं धर्मेंद्र से मिली, और इसके बाद धर्मेंद्र को वर्षा पसंद आ गई और फिर वो उसे मिलने के बहाने ढूंढता, उसकी मदद भी कर देता। फिर यहीं से इनकी दोस्ती शुरू हो जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर घंटों बातें होती है फोन पर। ये एक दूसरे से बाहर मिलने लग जाते हैं। लेकिन फिर धर्मेंद्र को पता चलता है कि वर्षा तो अकेली रहती है, तो ये इसके घर भी जाने लगा। वर्षा को बहुत अच्छा फील करा था, वो भी इस पर बहुत ट्रस्ट करती, वो भी इसे बहुत पसंद करने लगी थी। अब इसके बाद ये दोनों फुल रिलेशनशिप में आ गए, साथ में रहने लगे। लेकिन एक दिन धर्मेंद्र ने वर्षा से कहा कि उसको उसकी बहन की शादी करनी है और उसे पैसों की जरूरत है, और उसे परेशान देखकर वर्षा ने तुरंत 1,64,000 उसे उधार भी दे दिए। फिर इसके बाद एक दिन वर्षा को पता चलता है कि धर्मेंद्र तो मैरिड है, इसके बच्चे भी हैं। ये मैरिड लोगों को क्या होता जा रहा है मेरी समझ के पार है। अब ये सुनकर वर्षा धर्मेंद्र को कन्फ्रंट करती है, फिर इनके रोज झगड़े होने लग गए। वर्षा धर्मेंद्र को उसकी वाइफ और बच्चों से मिलने नहीं दे रही थी और धर्मेंद्र अपना पीछा छुड़वाने के लिए वर्षा से उसको धमकी देने लगा कि तेरी पर्सनल फोटोज और वीडियोस है मेरे पास, इंटरनेट पर डाल दूंगा। लेकिन वर्षा को इन सबसे डर नहीं था, वो धर्मेंद्र के पीछे पड़ी हुई थी कि जब तक उससे शादी नहीं करेगा जाने नहीं दूंगी कहीं। अब धर्मेंद्र के ड्राइवर से ये सारी बात जानने के बाद पुलिस को पूरा शक था धर्मेंद्र के इसी ने किया है। तो पुलिस धर्मेंद्र के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना शुरू कर देती है और सबसे पहले उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। तो लास्ट बार वर्षा 12 नवंबर की शाम धर्मेंद्र की बाइक के पीछे बैठे हुए साफ दिख जाती है। अब इससे ये तो कंफर्म हो
गया था कि वर्षा जिस दिन मिसिंग हुई थी वो धर्मेंद्र के साथ ही थी। और जब पुलिस ने धर्मेंद्र और वर्षा दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली तो लोकेशन 12 नवंबर की रात एक साथ टेल्को एरिया के पास ही दिखा रही थी। अब ये वो जगह थी जहाँ पर धर्मेंद्र रेंट पर रहता था और उस रात के बाद से धर्मेंद्र का भी ऑफिशियल और पर्सनल नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। अब पुलिस ने थाने में भी पता करा जहाँ पर धर्मेंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी, तो वो लोग भी बोलते हैं कि बिना किसी ऑफिशियल लीव के ये पता नहीं कितने दिनों से गायब है। अब पुलिस धर्मेंद्र के रेंट वाले रूम में पहुंचती है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और टीम ने दीवार से ब्लड स्टेन और सैंपल कलेक्ट किया जो बाद में वर्षा के डीएनए से मैच भी हो गए। इसके बाद तो पुलिस ने धर्मेंद्र की फैमिली, रिलेटिव, दोस्त सबके नंबर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे डाल दिए। अब धर्मेंद्र ने तो अपना फोन बंद कर रखा था, लेकिन इसने बिहार में अपने एक रिलेटिव के फोन से अपनी फैमिली को कांटेक्ट कर लिया। पुलिस को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है और पहुंच जाती है उसके गांव। ये वहां अपने एक रिलेटिव के घर पर छुप के रह रहा था, वहां से इसे अरेस्ट करके जमशेदपुर ले आते हैं। अब जब धर्मेंद्र से पूछताछ शुरू होती है तो ये बताता है कि वर्षा इसके साथ रिलेशनशिप में होने के बाद इसके ड्राइवर जिमी के साथ भी अफेयर चला रही थी, लेकिन इस बात का पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिला, ये बस बातें घुमा रहा था। लेकिन धर्मेंद्र का बोलना था कि इसी बात को लेकर इनके झगड़े हो रहे थे और वर्षा इसे ब्लैकमेल कर रही थी कि मेरे पैसे दे वरना तेरी फोटो तेरी फैमिली को दिखा दूंगी। और रोज रोज की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर धर्मेंद्र ने वर्षा को अपने फ्लैट पर बुलाया बात करने के लिए और वर्षा को बहुत समझाने की कोशिश करी कि वो अपनी जिद छोड़ दे, अपनी लाइफ आराम से जिए, लेकिन वर्षा बार बार बोले जा रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने कितनी बार पूछा था तुमसे और तुमने बोला मैं शादीशुदा नहीं हूँ। और यही सब आर्गुमेंट चलते चलते धर्मेंद्र ने गुस्से में वर्षा का सर दीवार पे, इसके बाद इसने वर्षा का गला और फिर उसकी बॉडी को रस्सी से अच्छे से बांधकर प्लास्टिक बैग में भर दिया। फिर ये बाइक से गया और टेल्को के पास तालाब में उसे फेंक कर कुछ दूर जाकर उसके डॉक्यूमेंट और फोन भी जला दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये सीधा अपने गांव ही भागा। फिर 28 फरवरी 2023 को धर्मेंद्र को लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुनाई गई है। अब जेल में चलाएगा अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये दोनों शादी करते हैं, इनका बेबी होता है, फिर ये जिंदा नहीं बच पाते और 3 दिन बाद पुलिस को इनका बेबी वहीं लेटा हुआ मिलता है। तो 13 जून 2023 को देहरादून की पुलिस को एक बंदे का कॉल आता है। ये बंदा बोलता है कि इसके पड़ोस के घर से ना बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और ये भी बताता है कि जब ये घर के बाहर गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था और अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। इसने बहुत नॉक किया लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अब पुलिस वहाँ पर पहुंच के देखती है कि आसपास के लोग तो ऑलरेडी वहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे। घर का ओनर ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और स्मेल फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। अब पुलिस डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर जाती है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो ये लोग विंडो तोड़कर अंदर घुस और सीधा बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में 2 लोगों की बॉडीज पड़ी हुई थी और वहां पर खून के स्टेन्स भी थे जो सूख चुके थे। अब गर्मी की वजह से बॉडी बुरी तरीके से गल चुकी थी और उसे देखकर लग रहा था कि 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उन दोनों के बीच में एक बेबी बॉय लेटा हुआ था। ये अभी जिंदा था लेकिन बिना दूध और पानी के इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। सड़ी हुई बॉडी की वजह से बच्चे पर कीड़े आ रहे थे। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कैसा सीन होगा वो। अब ये देखकर तो पुलिस वालों का भी दिमाग खराब हो गया। उन्होंने सबसे पहले बच्चे को साफ कपड़े में लपेटा और हॉस्पिटल भेजा, जहाँ उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट हो गया। अब पुलिस ने नोटिस करा कि इस घर में ना 2 दरवाजे थे, एक जो बाहर से लॉक था और दूसरा जिसको अंदर से बंद कर रखा था। घर का सारा सामान अपनी जगह पर था, कोई भी चीज गायब नहीं हुई थी और किसी भी तरह की फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी। अब पुलिस ने घर के ओनर से इनके बारे में पूछताछ करी तो पता चला ये कपल 4 महीने पहले यहाँ पर आया था। इनका नाम था काशिफ और अनम। ये लोग रेंट पर रहने आए थे। अनम प्रेग्नेंट थी। ये लोग आस पड़ोस के लोगों से भी ज्यादा बात नहीं करते थे और घर में ही रहते थे। अब ओनर के अकॉर्डिंग ये लोग 8 जून को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहीं पे अनम को एक बेबी बॉय होता है और 10 जून को ये लोग वापस आ जाते हैं अपने रेंट वाले घर में न्यूबॉर्न के साथ। अब ओनर ने पुलिस से साफ कहा कि उसने 10 जून के बाद उनके घर से बाहर निकलते हुए किसी को नहीं देखा और ना ही उसने किसी को घर के अंदर जाते हुए देखा। पर अगर उसके सोने के बाद कोई फर्स्ट फ्लोर पर गया हो तो उसको कोई आइडिया नहीं। ओनर ने यह भी बताया कि काशिफ पर 5 लाख का कर्जा था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था। लोग रोज घर पहुंच जाते थे पैसे लेने के लिए, प्लस उसकी वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी जिसमें ऑलरेडी काशिफ के बहुत पैसे लग रहे थे, इसलिए वो परेशान ही रहता था। अब कर्जदारों से बचने के लिए ये हमेशा एक गेट पर ताला लगा कर ही रखता था ताकि उन्हें लगे कि ये यहाँ पर नहीं है और खुद पीछे के दरवाजे से आना जाना करता था। इसके बाद फोरेंसिक टीम आई, उन्होंने ब्लड सैंपल लिए और पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज को भेज दिया। बाकी घर सर्च करने पर काशिफ और अनम के ना फोन भी मिल जाते हैं। पुलिस दोनों की फैमिलीज को इन्फॉर्म कर देती है लेकिन अनम की फैमिली से पुलिस को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये देखकर तो पुलिस का डाउट सबसे पहले अनम की फैमिली पर ही जाता है। पर काशिफ के पापा ने जब ये सुना वो तो जोर जोर से रोने लगे क्योंकि वो एक लौता बेटा था। वो तो तुरंत देहरादून पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। काशिफ के पापा से पता चलता है कि अनम काशिफ की दूसरी वाइफ है। इसकी पहली वाइफ का नाम नुसरत है, इसके 2 बच्चे हैं और वो वाइफ अपने ससुराल में ही रहती है। ये क्या सुनने को मिल रहा है? नुसरत को काशिफ की दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद उसे भी बुलाकर पूछताछ करी। उसने कहा कि काशिफ अनम से बहुत प्यार करता था और उसके बिना नहीं रह सकता था। हम सब काशिफ को खुश देखना चाहते थे इसलिए हम मान गए और उसने शादी कर ली। अबे ऐसे थोड़ी होता है, ये कौन सा पत्नी धर्म है? अब शादी के बाद भी काशिफ नुसरत और बच्चों से बहुत प्यार करता था। डेली वीडियो कॉल पर बातें करता था, उन्हें कोई भी जरूरत होती थी वो पूरी कर देता था और इसीलिए नुसरत को कोई भी दिक्कत नहीं थी उसकी दूसरी शादी से। अब नुसरत ने पुलिस को यह भी बताया कि 10 जून के बाद काशिफ ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया था। तो 13 जून को वो भी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन गई थी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। अब नुसरत ने अनम के बारे में भी ना डिटेल में बताया। अनम
अनम सहारनपुर में रहती थी और जब काशिफ ने पहली बार उसे देखा तो वो पागल हो गया। पहले दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर ये अनम को फैमिली से मिलाने के लिए घर भी लाने लगा। पर फिर कुछ टाइम बाद दोनों प्यार में पड़ गए, शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। पर अनम की फैमिली इस शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। वो काशिफ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी करे जो ऑलरेडी शादीशुदा और 2 बच्चे भी है इसके। ये तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी करे। अब इस वजह से अनम के पेरेंट्स काशिफ को कई बार फोन करके ना बहुत गंदा सुनाते थे, जिसकी वजह से दोनों ने 2022 में भागकर ही शादी कर ली। और फैमिली और सोसाइटी के डर से वो सिटी छोड़कर देहरादून आ गए, क्योंकि इन्हें हमेशा से डर था कि अनम के घर वाले गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं। अब काशिफ के पापा ने पुलिस को बताया कि अनम के घर वाले तो हमको भी धमकियां देते थे, स्पेशली उसका छोटा भाई शहबाज, वो फोन करके बहुत ज्यादा परेशान करता था। तो काशिफ के पापा ने पुलिस स्टेशन में शहबाज के अगेंस्ट एफआईआर भी रजिस्टर करवाई थी। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस काशिफ के पापा को बच्चे के बारे में बताती है जो अब तक बिल्कुल ठीक हो चुका था। उन्हें बच्चे से मिलने के लिए बोलती है और घर ले जाने के लिए जो भी प्रोसीजर होता है वो करने के लिए कह देती है। इसके बाद पुलिस शहबाज के मोबाइल का सीडीआर और लोकेशन ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि 10 जून को तो उसकी लोकेशन काशिफ के घर के पास ही दिखा रही थी, पर आसपास के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में शहबाज दिखाई नहीं दे रहा था पुलिस को। लेकिन पुलिस डायरेक्ट सहारनपुर में जाके शहबाज को अरेस्ट कर लेती है, पर वो बोले जा रहा था कि यार मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपनी बहन से नहीं मिला, मैं तो कभी देहरादून भी नहीं गया। लेकिन पुलिस को शहबाज के हाथ और बॉडी पर ना कुछ खरोच के निशान दिख जाते हैं। इसके बाद तो पुलिस ने उसको डंडा दिखाया ही था कि उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया कि हाँ उसी ने मारा दोनों को। तो काशिफ और शहबाज दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, दोनों का एक दूसरे घर में आना जाना बहुत था। और क्योंकि काशिफ पहले से शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे थे, तो शहबाज को लगता था ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। वो इस पर बहुत ट्रस्ट करता था और अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता था। अब एक दिन शहबाज ने काशिफ को अपने घर पर बुलाया और उसी दिन इसने फर्स्ट टाइम अनम को देखा। अनम उस टाइम सिर्फ 17 साल की थी और स्कूल जाती थी, लेकिन इनका प्यार वहीं से शुरू हो गया। काशिफ ने अनम को क्लियर कर दिया था कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। पर तब तक अनम प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसे सिर्फ काशिफ से मतलब था, उसकी शादी या बच्चे से नहीं। पर जब ये बात शहबाज और उसकी फैमिली को पता चली तो उनकी तो हालत खराब हो गई। शहबाज को लग रहा था कि जिस दोस्त पर इतना ट्रस्ट करा उसने ये सब कर दिया। अब बाद में तो काशिफ और अनम भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन शहबाज इनसे नफरत करने लगा था और आसपास के लोग भी शहबाज को ताने मारने लग गए थे कि तेरी बहन किसी शादीशुदा आदमी के साथ भाग गई। ये सुनकर तो शहबाज की नफरत काशिफ के साथ साथ अपनी बहन के लिए भी बढ़ती ही जा रही थी, पर वो अंदर ही अंदर सोचता था कि वो काशिफ से अपना रिवेंज ले कैसे। ये काशिफ और अनम पर तब से नजर रख तो रहा था, लेकिन इसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इसे पता चला कि उनका बच्चा हुआ है तो इसे लगा यही सही टाइम है ट्रस्ट जीतने का। ये काशिफ को फोन करता है और ऐसे दिखाता है कि सब कुछ भूल चुका है और बच्चा होने पर बहुत खुश है और इनसे मिलना भी चाहता है। काशिफ ने ये बात जब अनम को बताई तो वो बहुत खुश हो गई और मिलने के लिए बुला भी लिया। और अब आती है डेट 10 जून 2023। दोपहर में अनम और काशिफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं और रात में शहबाज आ जाता है। अब अनम अपने भाई को देखकर ना बहुत खुश हो जाती है कि उसका भाई उससे बिल्कुल नाराज नहीं है। अनम ने अपने भाई के पसंद का खाना मंगवा रखा था बाहर से और तीनों ने मस्त खाया, बातें करी। इसके बाद अनम और काशिफ सोने चले गए। अब जैसे ही दोनों गहरी नींद में गए तो शहबाज ने पहले काशिफ का गला फिर अनम को मारने की कोशिश करने लगा। अनम ने खुद को बचाने के लिए शहबाज को खरोचे भी मारी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी शहबाज ने उसका गला। अब उसे ये बात भी पता थी कि काशिफ कर्जदारों से बचने के लिए फ्रंट डोर में ताला लगाता है, तो इसने पीछे का दरवाजा अंदर से बंद करा और बाहर के दरवाजे पर ताला लगाकर चल दिया। फिर क्या, शहबाज को लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा मिली और बच्चे को दादा दादी को हैंड ओवर कर दिया गया। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलना। और अगर तुम ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और अलग अलग केसेस सुनना चाहते हो तो प्लीज वीडियो पर हाँ यार लाइक, शेयर, कमेंट ही कर देना। बाय।